नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। संविधान में फेरबदल, भारत का अंदरूनी मामला, भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, राजनयिक संबंधों के फैसले पर पाकिस्तान को फिर से विचार करने की दी सलाह। पाकिस्तान ने राजनयिक संबंधों को घटाने का किया है ऐलान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले का किया स्वागत। कहा, आलोचना सही नहीं, लद्दाख को केंद्र शासित बनाने का निर्णय सही, बातचीत के जरिए मामले के समाधान पर जोर। रोजमर्रा के जीवन में तकनीक के इस्तेमाल पर उपराष्ट्रपति का जोर। इंदौर में श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। कहा, देश में अब भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और उपलब्धता जैसी चुनौतियां। सामाजिक कार्यकर्ता और विचारक नानाजी देशमुख, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और संगीतकार भूपेन हजारिका आज होंगे भारत रत्न सम्मान से सम्मानित। दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न करेंगे प्रदान। भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे सीरीज का पहला मैच आज गयाना में। दोनों टीमें होंगी आमने सामने। T20 में जीत के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि अनुच्छेद 370 भारत का अंदरूनी मामला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि संविधान में फेरबदल भारत का अंदरूनी मामला है। भारत ने पाकिस्तान से राजनयिक संबंधों को डाउनग्रेड करने को लेकर निर्णय पर फिर से विचार करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से ऐसा न करने की बात कही है। जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के भारत के फैसले से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को लेकर कल भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित करने और परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को निलंबित करने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने ये कदम जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद उठाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम अपने राजदूत को दिल्ली से वापस बुलाएंगे और भारतीय राजदूत को वापस भेज रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के बाद फैसला लिया है कि वो भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों में कमी लाएगा। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ अखिलेश सुमन, विदेश मामलों के संपादक, इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं अखिलेश सुमन का। अखिलेश, जिस तरह से आर्टिकल 370 को लेकर भारत ने कदम उठाया है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान दबाव में है। अब और इसके अलावा जिस तरह की स्थिति अब यहाँ पर बन रही है, पाकिस्तान अपने ही घर में घिरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे परसों पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में यह मामला उठा था और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इस बात के लिए इमरान खान पर दबाव डाला गया था कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उस दबाव के बाद कल उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की अपनी बैठक बुलाई और उस बैठक के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में कमी लाई जाएगी। तो ये निर्णय का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान के जो उच्चायुक्त हैं वो एक्चुअली अभी इस्लामाबाद में ही है, वो भारत कभी आए ही नहीं, तो इसलिए उनको नहीं आने दिया जाएगा। और भारत के जो उच्चायुक्त हैं अजय बिसारिया, उनको वापस करने के लिए उन्होंने भारत को कहा है कि आप उनको दिल्ली बुला लीजिए। तो ये एक बात है। उसके अलावा उन्होंने जो व्यापार है, आपसी व्यापारिक संबंध है, उसमें कमी लाने की बात कही है कि उसको सस्पेंड करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र में उठाने की बात उन्होंने कही है। तो ये सारी बातें हैं। पाकिस्तान हमेशा एक ऐसे अवसर खोजता रहता है, खास करके पाकिस्तान का जो ऐसा तबका है जो हमेशा जम्मू कश्मीर को एक हथियार और औजार के रूप में दुनिया में अपने बारे में लोगों को सोचने के लिए मजबूर करे। तो इस तरह का हथियार खोजने के चक्कर में वो रहते हैं। और जम्मू कश्मीर में जब भारत ने एक निर्णय लिया कि धारा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास में, जम्मू कश्मीर में जो लैंगिक असमानता है, लैंगिक जो भेदभाव है, उसको दूर करने में, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर के लोगों को जो रोजगार के अवसर हैं, उस रोजगार के अवसर में धारा 370 बाधित हो रहा है। तो इसके चलते भारत ने एक निर्णय लिया। संसद के दोनों सदनों से वो पारित हुआ। उसके बाद
अब पाकिस्तान को बेचैनी इस बात की है कि अगर जम्मू कश्मीर में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, लोगों को पहले की तुलना में बेहतर अगर फील करेंगे, तो जो पाकिस्तान की पूरी राजनीति है, रणनीति है, वो चौपट हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा एक अलार्मिस्ट पिक्चर पेश करने का की कोशिश की है, और इसीलिए भारत ने जो 5 सूत्री आज बयान दिए हैं, उस 5 सूत्री बयान में पाकिस्तान को कहा है कि आप इस तरह के बर्ताव पे पुनर्विचार कीजिए, और पुनर्विचार कीजिए ताकि जो डिप्लोमेटिक हमारे रिलेशंस हैं वो बने रहें, क्योंकि अगर कभी विमर्श की ज़रूरत पड़ी तो विमर्श करने का मौका रहे। तो भारत ने यह भी कहा है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है 370, और किस तरह से हम राज्यों का विभाजन करते हैं ये भारत का अंदरूनी मामला है, और उस अंदरूनी मामले में आप टांग ना अड़ाएं, बेहतर है। तो अभी पाकिस्तान की स्थिति ये है कि खुद पाकिस्तान घिरा हुआ है चारों तरफ से। आतंकवाद के मामले पे पूरी दुनिया उसकी निंदा कर रही है। वित्तीय पोषण जो आतंकवादियों को करते हैं उसकी जांच चल रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान का यह कदम उठाया जाना खुद उसके लिए आत्मघाती है। लेकिन लगता है कि वो अपने ऊपर जो दुनिया में आरोप उन पे ऊपर लग रहे हैं, उन आरोपों को भी थोड़ा सा शिथिल करने की कोशिश में वो कश्मीर के मुद्दे को, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि कई सारे देश सामने आए हैं जिन्होंने भारत के इस 370 के मामले में जो कदम उठाया है उसका समर्थन उन्होंने कहा है, अंदरूनी मामला कहा है। और यहाँ तक भारत ने अमेरिका अपनी ने स्थिति साफ कर दी है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि भारत का अंदरूनी मामला है। साथ ही साथ राजनयिक संबंधों के फैसले पर पाकिस्तान को फिर से विचार करने के लिए भी भारत ने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए अखिलेश जी। तो वही अमेरिका ने पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के मसले पर संयम बरतने की बात कही है। इसके साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और उनके आकाओं के खिलाफ अपनी कार्रवाई में कुछ ठोस कर दिखाने के लिए कहा है, ताकि कई देशों की चिंताएं दूर की जा सके। अमेरिका का मानना है कि इससे पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई बल के ग्रे सूची से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। FATF ने पिछले साल पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाला था, और इस सूची में डाले गए देशों के घरेलू कानूनों को धन शोधन और आतंकवाद के वित्तीय पोषण की चुनौतियों से निपटने में कमजोर माना जाता है। जम्मू कश्मीर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। धारा 144 लागू होने के बावजूद सड़कों पर लोगों की आवाजाही देखी गई। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A के खत्म होने के बाद कश्मीर घाटी में हालात का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों से मिलकर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कश्मीर के शोपियां में सड़क पर स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की और उनके साथ खाना भी खाया। एहतियातन घाटी में अभी भी धारा 144 लागू है और काफी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। हालांकि लोग जरूरी सामान के लिए बाजार में जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने शोपिया के स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों को यह भी विश्वास दिलाया है कि सब कुछ ठीक ठाक होगा। इसके अलावा अजीत डोभाल ने घाटी में सेना के कुछ अधिकारियों से भी मुलाकात की। डोभाल ने पुलिस कर्मियों से भी मुलाकात की। इस दौरान जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह भी मौजूद रहे। इससे NSA अजीत डोभाल इससे पहले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के निर्णय से पहले जुलाई के अंतिम सप्ताह में श्रीनगर गए थे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर के राजभवन में एक बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें बताया गया कि राज्य में कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है और स्थिति संतोषजनक है। राज्यपाल ने आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और प्रशासन को मौजूदा हालात में लोगों की वास्तविक जरूरतों पर ध्यान देने की सलाह दी। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने की घोषणा कर दी है। इस आशय की अधिसूचना विधि और न्याय मंत्रालय ने जारी कर दी है। इस बीच बांग्लादेश ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 को हटाना भारत का अंदरूनी मामला है। बांग्लादेश में सत्तारूढ़ आवामी लीग के महासचिव और सड़क परिवहन मंत्री ओबेदुल कादिर ने ढाका में कहा है कि उनका देश पड़ोसी देशों के आंतरिक मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मालदीव ने भी इसे भारत का आंतरिक मामला बताया है। मालदीव सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि संप्रभु राष्ट्र को अपने कानून में आवश्यकता मुताबिक संशोधन करने का अधिकार है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कर्ण सिंह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार के कदम की आलोचना करने को गलत बताया। कर्ण सिंह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार के इस अचानक उठाए गए कदम से लोगों को भले ही आश्चर्य हुआ हो, लेकिन इसके कई सकारात्मक पक्ष भी हैं। उन्होंने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हिल काउंसिल ऑफ लेह एंड लद्दाख को बनाए रखना चाहिए, जिससे विधानसभा नहीं होने के बावजूद लोगों की भावना को सम्मान दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर नियत समय पर सुनवाई होगी। इस याचिका को वकील मनोहर लाल शर्मा ने अदालत में दायर किया था। न्यायमूर्ति NV रमाना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि मामले को सूचीबद्ध करने के लिए मामले को उचित पीठ के समक्ष रखा जाएगा, यानी कि इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बांग्लादेश को पूर्वोत्तर में हो रही अवैध घुसपैठ पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया। भारत बांग्लादेश के गृह मंत्री स्तर की वार्ता की 7वीं बैठक में बांग्लादेश के गृह मंत्री असद उज जमा खान के समक्ष इस मुद्दे को रखा गया। अमित शाह ने विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में इस समस्या का समाधान खोजने के मद्देनजर सीमा पार से लोगों की अवैध घुसपैठ के बारे में भारत की चिंता को साझा किया। ये बैठक 31 अगस्त को असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी की अंतिम सूची के प्रकाशन से पहले हुई है। बयान में कहा गया है कि दोनों गृह मंत्रियों ने सीमा पार अपराधों के खतरों को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया और इसीलिए एक सुरक्षित सीमा का हमारा उद्देश्य हासिल करने के लिए अधिक से अधिक सहयोग की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमाओं पर सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से संबंधित लंबित मुद्दों की भी समीक्षा की और मामले को तेजी से हल करने के लिए कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद शाह ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा की है। बैठक के दौरान मंत्रियों ने संतोष व्यक्त किया कि दोनों देश सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित हर क्षेत्र में पहले से कहीं अधिक करीब से काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के गृह मंत्री असद उज जमा खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। दोनों देशों के संबंधों को लेकर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश में हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़े, ये हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज के छात्रों को नए आइडिया, नई तकनीक के लिए तैयार रहना चाहिए। आज हमारे रोजमर्रा के जीवन में तकनीक का प्रयोग बढ़ रहा है और इसीलिए आज ये कहीं अधिक ज़रूरी है कि हमारे एकेडमिक पाठ्यक्रम भावी तकनीकी विकास से जुड़े हों, जिससे हम आगे रहें। उपराष्ट्रपति इंदौर में श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। पुरुष ये भेदभाव, दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। वी मस्ट पुट एन एंड टू दिस डिस्क्रिमिनेशन। नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ऑल आर वन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन एंड रीजन। अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, entire India is one. We are all Indians. हम सब लोग भारतीय हैं। Forward, backward, men, women, all these are for other things. But as a society is concerned, we must treat all people together. Muslim, Christian, Hindu, Jain, Saiva, Vaishnava, or even Arya Samajist. That is your belief. That is your way of worship. But we are all Indians. Whoever have chosen not to go to Pakistan but wanted to remain India, irrespective of their religion, they are all Indians. All Muslims in India, they are our Indians. इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आज हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को पानी के संचय पर भी ध्यान देना चाहिए। आज हर जगह पानी की कमी होती जा रही है। हम सबको इसके लिए मिलकर काम करना होगा। We have to follow our own way of living, and we must also learn how to live with the nature. If you take care of nature, nature will take care of you.
are destroying nature. We are cutting trees. We are killing animals. Particularly even cattle which are useful for our agriculture. Also worship also, which gives milk also. Cattle wealth is national wealth. This is what Mahatma Gandhi has said. And we are also playing with the water. We are destroying all the rivers. And now we are thinking of protecting the rivers, joining the rivers and all. The rains have become less nowadays, and we are not using that water properly, rainwater also. There is going to be water shortage everywhere. Keeping that in mind, we have to plan for conservation of water. Reduce, reuse, recycle water. नेचर के साथ जीना बहुत जरूरी है. Love and live with the nature. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सदन परंपराओं से बंधा हुआ है, लेकिन अगर कोई इसके कामकाज पर सवाल उठाता है तो ये देश की जनता ही तय करेगी. हाउस के लिए एक नियम और मर्यादा बनी हुई है. उस नियम और मर्यादा के अनुसार ही लोगों को चलना है और चेयर बंधा हुआ है नियम और मर्यादे से. अब आरटीआई बिल का आपने उल्लेख किया. आरटीआई बिल में एक अमेंडमेंट आया था कि उसमें एक उसको कमिटी को रेफर किया जाए. लोगों की मांग थी कुछ लोगों की कि नहीं, पहले उसको डिस्पोज किया जाए और तब बिल पर चर्चा हो. नियम यह है और आज से नहीं है. मैंने कोट करके बताया कि कब कब अतीत में 90 से लेकर 2011-8 में कब कब इस तरह के निर्णय हुए हैं. तो चेयर परंपराओं से बंधा है. अब उसके बाद भी अगर कोई सवाल उठाता है तो ये ये देश की जनता देखे. उपसभापति हरिवंश ने कहा कि राज्यसभा की बहस का स्तर बहुत ऊंचा हुआ है. राज्यसभा में जितने बिल लाए गए उन सभी मुद्दों पर जमकर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि इस सत्र में उल्लेखनीय काम हुआ. राज्यसभा की बहस का स्तर देखिए आज भी. और इस सत्र में हम आपको बताएं कि किन किन चीजों पर हमने किसानों की समस्या, कैंसर पर, गंगा से लेकर अनेक चीजों पर हाउस ने चर्चा की. और जब हाउस में हमारी चर्चा होती है तो सचमुच देखने लायक है. गंभीरता, चुनाव सुधार पे हमने 2-2.5 घंटे चर्चा की. तो ये इतनी उल्लेखनीय चीजें हुई. और मुझे लगता है कि एक चीज देश को ध्यान रखना चाहिए कि हम संसद में आते हैं तो हमारा फर्ज यह है कि हम अपना काम करें. भाई, देश में सार्वजनिक क्षेत्र से हम अपेक्षा करते हैं, देश की निजी कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो तय समय से ज्यादा काम करें. तो मुझे लगता है कि सारे दलों को मिलकर यह सहमति बनानी चाहिए कि भाई देश का काम पहले. ये 30 वर्ष से 31 वर्ष से बिल क्यों पेंडिंग रहे? अब बताइए, मोटर व्हीकल बिल, एक्सीडेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मिलावट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. और 28 वर्ष 24 वर्ष 84 के बाद इन बिलों को लाने का प्रयास हो और सक्सेसफुल ना हो. निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी की. आयोग की विज्ञप्ति में बताया गया कि नामांकन की अंतिम तिथि 14 अगस्त है. नामांकन पत्रों की जांच 16 अगस्त को की जाएगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 19 अगस्त है. जरूरत पड़ने पर मतदान 26 अगस्त को होगा. परिणाम की घोषणा उसी दिन कर दी जाएगी. ये सीट समाजवादी पार्टी के सदस्य नीरज शेखर के इस्तीफा देने के कारण खाली हुई है. देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा. साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भारतीय जनसंघ के विचारक नानाजी देशमुख, प्रसिद्ध असमिया कवि और संगीतकार भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करेंगे. दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये सम्मान प्रदान करेंगे. भारत रत्न हिंदुस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है. केंद्र सरकार ने 70वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी 2019 को भारतीय जनसंघ के विचारक नानाजी देशमुख, प्रसिद्ध असमिया कवि और संगीतकार भूपेन हजारिका और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए भारत रत्न की घोषणा की थी.
नानाजी देशमुख को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से आज नवाजा जाएगा। नानाजी ताउम्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। उन्होंने समाज सेवा का भी काम किया और देश के बड़े विचारकों में भी गिने जाते रहे। 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र के हिंगोली में जन्मे नानाजी देशमुख मूल रूप से समाज सेवी रहे। इस दौरान उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ से रहा। नानाजी के जमीनी कार्य ने उत्तर प्रदेश में जनसंघ को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। 1957 तक जनसंघ ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अपनी इकाइयां खड़ी कर ली। इस दौरान नानाजी ने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप जल्द ही भारतीय जनसंघ उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहा, लेकिन नानाजी देशमुख ने कहा कि 60 साल से ज्यादा उम्र होने वाले लोगों को सरकार से बाहर रहकर समाज सेवा करना चाहिए। वे बलरामपुर सीट से चुनाव जीते थे। इसके बाद 1980 में राजनीति से संन्यास लेकर रचनात्मक कार्य में लगने की घोषणा की। दिल्ली में उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर एक शोध संस्थान बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1999 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में ही उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण स्वावलंबन के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान देने के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नानाजी देशमुख शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण लोगों के बीच स्वावलंबन के कार्यों के लिए सदैव याद किए जाते हैं। 95 साल की उम्र में नानाजी देशमुख ने 27 फरवरी 2010 को अपनी कर्मभूमि चित्रकूट में अंतिम सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में हुआ। प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। प्रणब दा को सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। इतना ही नहीं, प्रणब मुखर्जी को साल 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी मिला था। बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव मिराटी में प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ। तारीख थी 11 दिसंबर 1935। पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और आजादी की लड़ाई में कई बार जेल जा चुके थे। प्रणब मुखर्जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से इतिहास और राजनीति शास्त्र में एमए किया और फिर वहीं से कानून की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने एक शिक्षक के तौर पर अपनी पारी शुरू की और बाद में वो पत्रकारिता में आ गए। भारत बंग साहित्य परिषद के वो अध्यक्ष रहे, लेकिन राजनीति ही उनको ज्यादा रास आई। 1952 से 1964 के दौरान बंगाल विधान परिषद के वो सदस्य रहे, साथ में कांग्रेस के महासचिव भी, और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1969 में पहली बार उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। योग्यता और संगठन क्षमता के बूते वो तत्कालीन इंदिरा गांधी के करीब आ गए। जल्द ही उन्हें उप मंत्री बनाया गया। 1973-74 के बीच उन्होंने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली। 1982 में वो पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। 1984 में दुनिया के बेजोड़ 5 वित्त मंत्रियों की सूची में उन्हें जगह मिली। यूपीए सरकार के दौरान उन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा खींची। 2007 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर अफ्रीकी विकास बैंक तक कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल रहे। कई आला अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके भाषण को दुनिया ने ध्यान से सुना। 25 जुलाई 2012 को उन्होंने देश के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली।
I, Pranab Mukherjee, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. मशहूर गायक भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। भूपेन हजारिका गायक और संगीतकार होने के साथ ही एक कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति और संगीत के अच्छे जानकार थे। उन्हें दक्षिण एशिया के सबसे नामचीन सांस्कृतिक कर्मियों में से एक माना जाता रहा था। मखमली आवाज और कलात्मक संगीत से देश और दुनिया को दीवाना बनाने वाले भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को असम के सदिया में हुआ था। भूपेन हजारिका बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी समेत अनेक भारतीय भाषाओं में गीत गाए। फिल्म रुदाली के गीत हों, चाहे गंगा नदी पर लिखे उनके गीत और संगीत, भूपेन दा ने कभी नहीं भुलाए जा सकने वाले हजारों गीतों को अपनी दिलकश आवाज की बदौलत अमर बना दिया। खुद अपने गीत लिखने, संगीतबद्ध करने और गाने में उन्हें महारत हासिल थी। उन्हें दक्षिण एशिया के श्रेष्ठतम जीवित सांस्कृतिक दूतों में से एक माना जाता था। आज भारत छोड़ो आंदोलन के 77 साल पूरे हो गए हैं। महात्मा गांधी के आह्वान के बाद 1942 में आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तब क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला किया था। कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में गांधी जी ने 8 अगस्त को करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद आज़ादी की लड़ाई के लिए देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू इस मौके पर कल एक समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और कल भी रहेंगी। इस नाते संस्कृति मंत्रालय को चाहिए कि उनके विचारों के प्रसार के लिए लगातार कार्यक्रम होते रहें। उपराष्ट्रपति निवास के सरदार विट्ठल भाई पटेल सभागार में अगस्त क्रांति दिवस के 77वीं वर्षगांठ पर आयोजित गांधी कथा में मुख्य अतिथि के तौर पर सभापति ने शिरकत की और इस आयोजन को सराहा। Gandhiji's teachings and preachings are eternal. They are relevant at that time, now, and in future also. So, and moreover, telling the life of Gandhi in a story form and also partly with some music, that really makes a good impact in the mind of the people. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।